नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एके ऑनलाइन यूट्यूब क्लासों में। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने अरावली के बारे में जो सामान्य जानकारी है उसकी ऊंचाई आदि के बारे में बात की थी। इस वीडियो के अंतर्गत हम अरावली का वर्गीकरण और उससे संबंधित चोटियां, उनसे संबंधित पहाड़ियां, पठार आदि पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित फर्स्ट जो वीडियो है वो पहले अपलोड हो चुका है, ये उससे संबंधित सेकंड पार्ट है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत इससे पहले हमने अरावली के निर्माण, से संबंधित बात की थी, अरावली के विस्तार से संबंधित बात की थी, अरावली की दिशा से संबंधित बात की थी। तो मैं थोड़ा उसको रिपीट कर देता हूं। हमने बात की थी दोस्तों कि जो अरावली है उसका निर्माण जो है वो प्री क्रेमियन युग में हुआ था। अरावली का जो निर्माण है वो प्री क्रेमियन युग में हुआ, और जो प्री क्रेमियन काल है दोस्तों उससे पहले आता है आर्कियन क्रम। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो नहीं पाई जाती। हालांकि अगर ऐसा कोई प्रश्न हो, आपसे पूछे कि अरावली से पूर्व अगर कोई पर्वतमाला राजस्थान में थी क्या, क्योंकि वर्तमान में हम पढ़ते हैं कि अरावली जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अगर इस प्रकार का प्रश्न हो कि अरावली से पूर्व भी कोई पर्वतमाला राजस्थान में विद्यमान रही है क्या, तो उसका उत्तर अगर आपसे हाँ या ना में पूछे तो उसका उत्तर होगा दोस्तों हाँ। तो फिर वो कौन सी पर्वतमाला है? तो दोस्तों वो पर्वतमाला है देहली समूह। देहली समूह है पर्वतमाला। इस देहली समूह पर्वतमाला का जो निर्माण है दोस्तों वो आर्कियन युग, या जिसे हम कहते हैं चर्नियन युग, आर्कियन या चर्नियन युग में इसका निर्माण हुआ था। यह 3 भागों में विभक्त थी। अजबगढ़ खंड, अलवर खंड और तीसरा रायलो समूह है। रायलो समूह है। ये पर्वतमाला उसी स्थान पर विद्यमान थी जहां वर्तमान में अरावली विद्यमान है। यानी वर्तमान में आपसे पूछे कि अरावली के पेंदे में हमें किस पर्वतमाला या किन चट्टानों के अंश प्राप्त होते हैं, तो हमें देहली समूह पर्वतमाला के जो अंश हैं वो प्राप्त होते हैं, जो 3 भागों में विभक्त थी। अजबगढ़ खंड वर्तमान हरियाणा के अंदर है। अजबगढ़ खंड तो वर्तमान हरियाणा के अंदर पड़ता है। वीरेंद्र सहवाग यहां से बिलोंग करते हैं अजबगढ़ खंड से। और जो अलवर खंड है वो अपने राजस्थान का अलवर क्षेत्र, और तीसरा था रायलो समूह जो क्या अरावली का दक्षिणी या मध्यवर्ती भाग था। तो ये अरावली से पूर्व विद्यमान थी। आर्कियन युग में इसका निर्माण हुआ। वर्तमान में यह जो है वो तहस नहस होकर, या हम कहें कि छत विछत होकर वर्तमान में बिल्कुल पेंदे के समान हो गई। तो अरावली जो है उस अरावली के पेंदे में कौन सी पर्वतमाला पाई जाती है? देहली समूह। अगर आपसे पूछे किस पर्वतमाला के जो वर्तमान में हमें अंश राजस्थान के किन जिलों में देखने को मिलते हैं, तो वर्तमान में इस पर्वतमाला के जो अंश हैं वो हमें राजस्थान के टोंक व सवाई माधोपुर जिले में देखने को मिलते हैं। टोंक व सवाई माधोपुर में। तो टोंक व सवाई माधोपुर में हमें इस पर्वतमाला के जो अंश है वो देखने को मिलते हैं। इसका केंद्रीय भाग देखने को मिलता है वर्तमान में। तो हम बात कर रहे थे अरावली पर। तो अरावली का निर्माण हमने कर लिया था। प्री क्रेमियन युग के अंतर्गत इसका निर्माण होता है। विस्तार की हमने बात की थी अरावली की। अरावली का जो विस्तार है वो राजस्थान के जहां से स्पष्ट रूप से अरावली गुजरती है 10 जिलों में हमने किया था, जिनका आज हम विभाजन करेंगे। उसके बाद में हमने अरावली की दिशा की थी कि अरावली जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम दिशा से
उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। और इससे संबंधित दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रश्न दिशा का, दिशा पर हमने की कि अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली है। अगर प्रश्न अरावली की चौड़ाई या विस्तार को लेकर पूछा जाए कि अरावली का जो विस्तार है वो किस दिशा में है, तो यहां विस्तार का तात्पर्य दिशा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि अरावली की दिशा क्या है, इसका मतलब है विस्तार, यानी चौड़ाई की ओर, विस्तार की ओर बढ़ रहा है, चौड़ाई की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों अगर विस्तार का प्रश्न पूछा जाए तो अरावली की दिशा के बिल्कुल विपरीत अरावली का विस्तार है। अर्थात अरावली की जो दिशा है वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगर पूछे अरावली का विस्तार किस दिशा की ओर है, तो अरावली का विस्तार है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अर्थात कि उत्तर से, अगर उत्तर पूर्व से हम दक्षिण पश्चिम की ओर आ रहे हैं तो अरावली का जो विस्तार है, फैलाव है, वो बढ़ता जा रहा है। जबकि हम सर्वाधिक विस्तार पढ़ते हैं अरावली का किस जिले में है, उदयपुर जिले में। हमने सर्वाधिक लंबाई पढ़ी थी पाली जिले के अंदर है, सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो सिरोही जिले के अंदर है। कहां अरावली जाकर संकीर्ण हो जाती है, सबसे कम विस्तार है, उससे संबंधित हमने जिला पढ़ा था अजमेर। सबसे नीचा बसा हुआ शहर भी कौन सा है, अजमेर। और सबसे ऊंचा स्थान अरावली क्षेत्र में हमने किया था माउंट आबू, राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर भी है, हम राजस्थान का शिमला कहते हैं माउंट आबू को। ये बातें हमने हो गई थी। उसके बाद में सबसे ऊंची चोटी हमने की थी गुरु शिखर, और सबसे जो निचला स्थान है राजस्थान का वो है दोस्तों सांबर। सबसे ऊंचा स्थान तो गुरु शिखर है, सबसे निचला स्थान है राजस्थान का सांभर, -273 मीटर। यहां तक हमने बात जो है वो पिछले वीडियो के अंतर्गत कर ली। आज हम दोस्तों इससे आगे पढ़ते हैं। हम अरावली का बनावट की दृष्टि से विस्तार जो है उससे प्रारंभ करेंगे, बनावट की दृष्टि से उसका भौतिक वर्गीकरण जो है वो करेंगे। तो करते हैं अपने अरावली का बनावट की दृष्टि से, बनावट कह लें चाहे दोस्तों, चाहे हम इसको कह लें दोस्तों उच्चावच, बनावट या उच्चावच की दृष्टि से वर्गीकरण, दृष्टि से वर्गीकरण। तो अरावली का बनावट या उच्चावच की दृष्टि से जो वर्गीकरण है उस पर हम बात करते हैं। उच्चावच अर्थात ऊंचाई, ऊंचाई के आधार पर जो अरावली है उसका वर्गीकरण जो है वो किस तरह किया जाता है। तो हमने बात की थी कि अरावली जो है वो राजस्थान के मुख्यतः जो है वो 10 जिलों में केंद्रित है। तो हम वर्गीकरण के आधार पर ये बना लेते हैं अरावली लगभग इस तरह राजस्थान में कर्णवत फैली हुई है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, जो राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है। जो अरावली के पश्चिम का भाग है उसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, और अरावली के जो पूर्व का भाग है जिसमें पूर्व के मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश सम्मिलित है। तो कल जो कांस्टेबल एग्जाम था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली जो हमारा भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश। इस पर हम बात करें तो अरावली जो है, इस अरावली में मुख्यतः शामिल जो जिले हैं, जो स्पष्टतः शामिल हैं वो कितने हैं, इसमें 10 जिले। कौन कौन से हैं बात करते हैं अपने। तो अरावली का जो भाग सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और पाली क्षेत्र में फैला हुआ है इसे हम कहते हैं राजस्थान में दक्षिण अरावली, दक्षिणी अरावली। यह है राजस्थान में दक्षिणी अरावली। अब दक्षिणी अरावली में शामिल जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले शामिल जिला है सिरोही, नंबर 2 है उदयपुर, नंबर 3 हम बात करें राजसमंद, और नंबर 4 हम बात करें पाली। मुख्य रूप से कितने जिले शामिल हैं दक्षिणी अरावली में, तो ये 4 जिले शामिल हैं, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, पाली, जहां अरावली का स्पष्ट जो भाग है वो गुजरता है। इसके बाद हम बात करें कि जो इस दक्षिणी भाग से मध्य का जो क्षेत्र है जिसे हम नाम देते हैं मध्य अरावली,
इस मध्य अरावली क्षेत्र के अंतर्गत मध्य अरावली क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों एक ही जिले को शामिल किया जाता है और वो जिला है अजमेर जिला। एक ही जिले को शामिल करते हैं और वो कौन सा जिला है? अजमेर। मध्य अरावली में केवल एक ही जिला आता है, अजमेर। अजमेर के उत्तर का जो भाग है जयपुर के आसपास, ये कहलाता है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली। जो अरावली पर बनने वाले प्रश्न हैं वो इसी प्रकार से इसकी बनावट के वर्गीकरण के आधार पर पूछे जाते हैं। जैसे कोई दर्रा दे दिया, कौन सा दर्रा मध्य अरावली में है, कौन सा उत्तरी में है, कौन सा दक्षिणी में है। तो उत्तरी अरावली में तो वैसे कोई दर्रा नहीं है, परंतु मध्य और दक्षिणी में उनसे संबंधित या कुछ पहाड़ियां हैं, उनका उदाहरण देकर पूछ लेते हैं कौन से अरावली के भाग में स्थित है, या कुछ चट्टानों के बारे में। तो हमें सबसे पहले तो इस वर्गीकरण को ध्यान से देखना है कि इस वर्गीकरण से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं तो इसके लिए हमें जिलों का क्रम पता हो। उत्तरी अरावली में जो मुख्यतः शामिल जिले हैं उनमें है दोस्तों जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू। अगर स्पष्टतः बात करें अपने तो स्पष्टतः जयपुर, दौसा और अलवर तीन ही शामिल हैं, जबकि इन क्षेत्रों में भी अरावली की जो गौण पहाड़ियां हैं, छोटी पहाड़ियां हैं, वो पाई जाती हैं। इसलिए उत्तरी अरावली के अंतर्गत कितने जिले शामिल किए जाते हैं? 5 जिले। जबकि मध्य अरावली में कितने जिले शामिल किए जाते हैं? केवल 1 जिला। दक्षिणी अरावली में कितने जिले शामिल किए जाते हैं? 4। तो टोटल मिलाकर 5, 1 6 और 4 10। कुल जिले कितने हैं अरावली से स्पष्टतः संबंधित? 10 जिले हैं। जबकि टोंक, सवाई माधोपुर क्षेत्र में भी अरावली की गौण पहाड़ियां जो हैं वो पाई जाती हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में भी अरावली की जो गौण पहाड़ियां हैं वो पाई जाती हैं, तो उन पर भी हम बात करेंगे। तो यहां विभाजन है, इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। अरावली को बनावट या उच्चावच की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली में शामिल जिले हैं सिरोही, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है, राजसमंद और पाली। इसके अलावा मध्य जो अरावली है, मध्य अरावली में केवल एक ही जिला शामिल किया जाता है, अजमेर। उत्तरी अरावली में शामिल किए जाते हैं जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। इस तरह कुल कितने जिले शामिल हो गए? 10 जिले स्पष्टतः अरावली के अंतर्गत शामिल हैं। अब हम एक एक भाग और उसके बारे में उसका वर्णन जो है वो शुरू करते हैं। तो हम अरावली के दक्षिणी भाग से प्रारंभ करते हैं। अरावली का बनावट की दृष्टि से जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली। अगर हम दोस्तों दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली में सबसे पहले कि शामिल जिले कौन से हैं, तो सबसे पहले इसमें शामिल जिलों पर अगर हम बात करें तो शामिल जिले हैं इसमें उदयपुर, सिरोही, पाली और राजसमंद। पाली और राजसमंद, ये 4 जिले शामिल हैं। अब हम क्षेत्र की बात करें तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है दक्षिणी अरावली। इस दक्षिणी अरावली क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाती हैं उनमें सर्वाधिक प्रधानता किन चट्टानों की है? तो उनमें सर्वाधिक जो प्रधानता है वो है ग्रेनाइट चट्टानों की। ग्रेनाइट चट्टानें। अब ग्रेनाइट चट्टानें क्या होती हैं? तो मुख्यतः इनका उपयोग जो है वो भवन बनाने आदि में किया जाता है। क्या होती है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, फिर कभी अपने मौका मिलेगा तो इन सब पर आपको विस्तार से एक स्पेशल वीडियो के अंतर्गत बता दिया जाएगा। तो मैं एक छोटा सा रूप बता देता हूं कि कोई भी ज्वालामुखी है, जब वो ज्वालामुखी फटता है तो जो लावा है उस लावे में क्या होता है, सबसे ज्यादा वाष्प, गर्म गैसें, इनकी मात्रा होती है। जब ये
ज्वालामुखी फटता है तो कई बार क्या होता है कि इसकी जो गर्मी है, इसका जो ताप है वो कम होता है, भूमि की परत को तोड़कर बाहर जल्दी नहीं आ सकता। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये जो लावा है वो अंदर ही इस प्रकार से ठंडा होकर जम जाता है। जबकि जब इसका वेग अधिक हो तो अधिक वेग के कारण क्या होता है कि ये बाहर निकलकर इस तरह धरातल पर फैल जाता है। अगर यह लावा भूमि के अंदर है यानी ज्वालामुखी के अंदर है तो इसे हम कहते हैं मैग्मा। मैग्मा। और जब ये लावा बाहर निकल जाता है तब इसे कहते हैं गर्म अवस्था को लावा। अब देखिए कि जब कभी इसका वेग कम होने पर जो भूमि के अंतर्गत ये ठंडा होकर जो चट्टानों का निर्माण करता है वे चट्टानें कहलाती हैं दोस्तों ग्रेनाइट चट्टानें। ग्रेनाइट चट्टानें। और जब ये लावा बाहर निकलकर जिन चट्टानों का निर्माण करता है उन्हें कहते हैं दोस्तों बेसाल्ट चट्टानें। बेसाल्ट चट्टान। और यह है ग्रेनाइट चट्टान। अब देखिए तो कहने का मतलब जो चट्टानें हैं दोनों एक ही चट्टान के दो अलग अलग रूप हैं। मुख्यतः ये आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। जो बाह्य आग्नेय है वो तो कहलाती हैं बेसाल्ट और जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं उन्हें कहते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टानों को ग्रेनाइट कहा जाता है। अब दोस्तों जैसे बेसाल्ट चट्टान का उदाहरण जब हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश करेंगे, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश वह किसका उदाहरण है? वह बेसाल्ट चट्टानों का उदाहरण है, क्योंकि उसका निर्माण जो है गोंडवाना लैंड चट्टानों में ज्वालामुखी क्रिया के दौरान हुआ है। और जो आंतरिक चट्टानें हैं ग्रेनाइट उसका हमने उदाहरण किया कि वे सर्वाधिक जो है दक्षिणी अरावली में है। और अगर जिले की बात करें तो सर्वाधिक ये पाई जाती हैं जालोर जिले में। इसीलिए हम जालोर को कहते हैं ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है जालोर को। तो जालोर को जो ग्रेनाइट सिटी कहा जाने का कारण क्या है? वह अरावली के दक्षिणी भाग के अंतर्गत आता है। वहां पर अरावली की गोंड चट्टानें जो हैं फैली हुई हैं और उन गोंड चट्टानों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रधानता ग्रेनाइट की है। इसलिए अरावली का दक्षिणी भाग किससे निर्मित है? ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। दूसरी बात कि अरावली का जो दक्षिणी भाग है इसका आकार कैसा है? तो दोस्तों फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि अरावली जो है वो तंदूरा, तानपुरा या कर्णवत जो है वो राजस्थान में फैली हुई है। तो जो दक्षिणी भाग है उसमें हमने किया था कि इस तरह की आकृति बनती है तानपुरे की। ये इस तरह है लगभग, ये बीच की डंडी है और इस तरह इस पर बकरे के बाल या इस पर घोड़े जो है उसके बाल से इसको बजाया जाता है। तो दक्षिणी भाग जो है इसकी आकृति कैसी है? पंखाकार, पंखे के समान लग रहा है ये, तो पंखाकार कह लो, या सामान्य भाषा में जैसे पंखे को बोल देते हैं बीजना, तो बीजने के समान इसकी दक्षिणी भाग की आकृति है। जबकि जब हम उत्तरी भाग की आकृति करेंगे तो उत्तरी भाग में इस प्रकार की आकृति बनती है ये, और ये आकृति इस प्रकार आपने भेड़ देखी होगी, भेड़ की पीठ किस तरह होती है? इस तरह ढलवा। तो उत्तरी भाग की अरावली का जो आकृति है वो है भेड़ पीठ नुमा। भेड़ पीठ नुमा, जिस पर हम उत्तरी अरावली में बात करेंगे। आप यहां दक्षिणी अरावली की अगर आपसे आकृति या आकार पूछा जाए कैसा है तो पंखाकार है, पंखे के समान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो दक्षिणी अरावली है। इस दक्षिणी अरावली के अंतर्गत दक्षिणी अरावली को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं? तो पहला तो इसका जो भाग है उसे कहा जाता है आबू खंड, उसे कहा जाता है आबू खंड। और जो दूसरा इसका भाग है उसे कहा जाता है मेवाड़ खंड। आबू खंड और मेवाड़ खंड, इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। अब इस भाग के अंतर्गत हम दक्षिणी भाग में आने वाली पर्वत चोटियां, उसके अलावा छोटी मोटी पहाड़ियां जो गोंड पहाड़ियां कहलाती हैं, इस क्षेत्र में आने वाले पठार
और उससे संबंधित अन्य दक्षिणी अरावली की जो विशेषताएं हैं उन पर बात करेंगे। तो अपने जो दो भाग हैं उनके अंतर्गत अगर अपने बात करें तो अरावली के दक्षिणी भाग में मुख्य जो चोटियां हैं उनसे संबंधित बात करें। सबसे पहले अरावली पर प्रश्न यही बनता है कि कोई भी चोटी है, हम कई बार क्या होता है कि सभी चोटियां याद करके जाते हैं, ऊंचाई भी याद करके जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि अरावली की किसी चोटी की ऊंचाई पूछी जाए, परंतु चोटियां हमें पता होती हैं कि कितनी ऊंचाई है वगैरह जिला, परंतु अगर डिवाइडेशन अपने को नहीं पता होता तो कई बार क्या है कि सीधा प्रश्न आ जाता है कि दक्षिणी अरावली में चोटी स्थित कौन सी नहीं है, मध्य अरावली की कौन सी चोटी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हमें अरावली के वर्गीकरण के आधार पर जिस प्रकार से प्रश्न पूछने का पैटर्न है उसी आधार पर ही हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो दक्षिणी अरावली के अंतर्गत अपने सबसे पहले करते हैं प्रमुख चोटियां जो आबू खंड के अंतर्गत आती हैं। तो मैं यहां हेडिंग लगा देता हूं, प्रमुख चोटियां, प्रमुख चोटियां। दूसरे इस पर आने का जो प्रश्न का ट्रेड है वो क्या है, आपको 4 चोटियां देकर और सीक्वेंस से पूछता है कि आरोही या अवरोही क्रम में सेट कीजिए, तो उसी आधार पर अपने करते हैं। तो सबसे पहले जो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, वो है गुरु शिखर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु शिखर पर। गुरु शिखर, गुरु शिखर जो चोटी है दोस्तों वो है सिरोही जिले में, सिरोही जिले में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर। यह ऊंचाई धरातल से है या समुद्र तल से, तो यह ऊंचाई जो है वो है समुद्र तल से, समुद्र तल से, क्योंकि जो पर्वत होते हैं उनकी ऊंचाई कहां से नापी जाती है, समुद्र तल से, और भारत का समुद्र तल कहां से मापा जाता है, तो वर्तमान चेन्नई तट से। ये पहले के वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी हुई है। गुरु शिखर की अपने बात करें दोस्तों तो इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं, तो गुरु शिखर जो चोटी है वह ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ व दत्तात्रेय की तपोस्थली मानी जाती है। 2 ऋषियों की तपोस्थली माना जाता है इसको, ऋषि वशिष्ठ और दत्तात्रेय, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चित कौन है, वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि में के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जो चंद्रवरदायी है उसका अग्निकुंड सिद्धांत आप पढ़ते हो, चंद्रवरदायी। तो चंद्रवरदायी जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय क्या थे, कवि, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज जब आप रासो के बारे में पढ़ते हो तो उसके अंतर्गत आप ये भी पढ़ते हो कि अग्निकुंड सिद्धांत, जिसमें उन्होंने अग्निकुंड सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित अपना मत दिया है कि चौहानों की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई थी, अग्निकुंड से। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि ऋषि वशिष्ठ जो है वो यहाँ पर यज्ञ करते थे, जिस यज्ञ के अंदर जो राक्षस हैं या जो भी पापी लोग हैं वो उस यज्ञ को बार बार भंग करने का प्रयास करते थे। इसके लिए उन्होंने कहते हैं कि उस यज्ञ से योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिसमें 4 प्रकार के योद्धा उत्पन्न होते हैं, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये बहुत बार प्रश्न आज तक पूछा गया है। इनमें से वो चौथा ऑप्शन कई बार बीच में चंदेल दे देता है या परिहार दे देता है बीच में, तो आपको ये क्रम पता होना चाहिए। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान 4 जातियों की उत्पत्ति जो यहां से हुई। इसी आधार पर कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है, तो कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। क्या कहा है, संतों का शिखर। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहने वाले व्यक्ति कौन है, कर्नल जेम्स टोड। दूसरा, इन्होंने इसे हिंदू ओलंपस भी कहा है, हिंदू
ओलंपस। हिंदू ओलंपस की भी संज्ञा किसे दी है? तो माउंट आबू क्षेत्र में स्थित इस गुरु शिखर पर्वत चोटी को हिंदू ओलंपस की भी संज्ञा दी जाती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा किस चोटी के बारे में? गुरु शिखर, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर समुद्र तल से। वशिष्ठ व दत्तात्रेय की तपोस्थली मानी जाती है। ऋषि वशिष्ठ से संबंधित हमने यहाँ बात की कि चंद्रवदाई के अग्निकुंड जो सिद्धांत है उसके तहत बताया जाता है कि वशिष्ठ ने अपने अग्निकुंड से इन 4 जातियों की उत्पत्ति की जिन्होंने संसार से कहते हैं पाप का नाश किया। उनका क्रम आपको मैंने बताया। इसके अलावा इसी आधार पर कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है? संतों का शिखर और हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है। इसके बाद में जो दूसरा इस पर बनने वाला प्रश्न है, जो मतलब ज्योग्राफिकल टाइप से बने, तो उसके आधार पर आप देखिए, जिसके लिए मुझे क्या है कि आपको इंडिया का जो मैप है उसके आधार पर बताना होगा। तो नेक्स्ट इस पर किस प्रकार का प्रश्न जो है वो बन सकता है, तो उस पर अपने बात करते हैं। इसे आप मान लीजिए ये आपका है भारत। इस भारत में उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई जो पर्वतमाला है वो है हिमालय। उत्तर पूर्व में फैली हुई पर्वतमाला वो है हिमालय पर्वतमाला। जबकि मध्य भाग में मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड के मध्य जो पर्वतमाला फैली है जिसे हम कहते हैं विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। और यहां फैली हुई है इस तरह गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली में अरावली पर्वतमाला। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय व विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय और विंध्याचल के मध्य स्थित सबसे ऊंची जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर अर्थात यह पश्चिमी उत्तर या उत्तर पश्चिम भारत की लगभग क्या है सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। 1722 मीटर गुरु शिखर। इसके बाद में हम बात करें तो हिमालय के बाद में सबसे लंबी दूसरी पर्वतमाला भारत में मानी जाती है पश्चिमी घाट, जो इस तरह गुजरात से दक्षिण में केरल, तमिलनाडु तक फैली हुई है। वो पश्चिमी घाट हिमालय के बाद दूसरी लंबी पर्वतमाला मानी जाती है। जबकि हम यहां बात कर रहे हैं कि गुरु शिखर जो है वो हिमालय और विंध्याचल के मध्य सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, सिरोही जिले में है ये। अगली हम पर्वत चोटी की बात करते हैं कि गुरु शिखर के बाद में दूसरी प्रमुख चोटी हमने बात की गुरु शिखर की, ये कहां पर है? सिरोही में है, 1722 मीटर ऊंची है। इसके अलावा दक्षिण अरावली में स्थित और चोटियां कौन सी हैं? तो दक्षिणी अरावली की हम अन्य और चोटियों पर बात करते हैं। तो दक्षिणी अरावली की अन्य चोटियों पर अगर हम बात करें तो गुरु शिखर के बाद में दूसरी ऊंची चोटी आती है शेर। शेर जो चोटी है वो भी कहां स्थित है? सिरोही में स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। लगभग सभी जो भाग हैं अरावली के उसके अंतर्गत आपको लगभग कम से कम 3 या 4 चोटियां जो हैं वो पता होनी चाहिए। तीसरी की अगर अपने बात करें तो तीसरी ऊंची चोटी है दिलवाड़ा, जो सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। चौथी चोटी की बात करें अपनी ऊंची तो आती है जरगा, उदयपुर में है जरगा, 1431 मीटर। पांचवी चोटी की बात करें तो आती है अचलगढ़, सिरोही में है अचलगढ़,
और अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था सिरोही में। इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। नेक्स्ट चोटी की बात करें तो अचलगढ़ के बाद आती है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ चोटी राजसमंद जिले में है, जिसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। इसके बाद बात करें तो मैं आपको चोटियों के नाम बता देता हूं। ऋषिकेश है, ऋषिकेश, कमलनाथ है दक्षिणी अरावली में। ऋषिकेश चोटी सिरोही जिले में है, कमलनाथ उदयपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है। तो आप इन चोटियों का भी थोड़ा ध्यान रखें कि ये जो चोटियां हैं वो भी कहाँ हैं, दक्षिणी अरावली में स्थित है। तो दोस्तों ये हमने पार्ट पढ़ा दक्षिणी अरावली के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अरावली पर आगे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।